दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। केंद्र सरकार ने अभी अधिसूचना जारी की है जिसके हिसाब से जाति जनगणना का काम अब जमीन पे शुरू होगा। और अभी तक की जो जानकारी आई है उसमें 4 पहाड़ी राज्यों के आंकड़े, पहले आंकड़े वो आ जाएंगे 1 अक्टूबर 2026 को, और बाकी मैदानी राज्यों के पहले आंकड़े आ जाएंगे 1 मार्च 2027 को। पहले ये कंफ्यूजन था कि 1 मार्च 2027 से जाति जनगणना मैदानी राज्यों में शुरू होगी, लेकिन बाद में ये स्पष्ट, ये पूरे आदेश को देखा गया तो पता चला कि जाति जनगणना के पहले आंकड़े मैदानी राज्यों के वो 1 मार्च 2027 को आएंगे। इस पर अखिलेश यादव का एक ट्वीट आया था। ये ट्वीट तब आया था जब मीडिया में पहले चल रहा था जाति जनगणना 1 मार्च 2027 से शुरू होगी। तो उन्होंने कहा कि जब यूपी में पीडीए की सरकार आ जाएगी तब जाति जनगणना होगी। मनोज जी, आप लोग के चुनाव का सबसे बड़ा एजेंडा जाति जनगणना है अभी तक। अब केंद्र सरकार तो कह रही है कि जाति जनगणना शुरू हो जाएगी और पहले आंकड़े मार्च 2027 में आएंगे। तो आपके हाथ से तो सबसे बड़ा एजेंडा वो तो बीजेपी ने निकाल लिया। देखिए, मार्च में सरकार का गठन हो चुका होगा। मेरे ख्याल से अंतिम 1 या 2 चरण का चुनाव बचा होगा। अगर हम आप सब आंकड़ों को पूर्ववर्ती देखेंगे तो यही आंकड़ा समझ में आएगा, और 4-5 मार्च तक अंतिम चरण का चुनाव होता है। अब तक का पूरा यही लगभग रेशियो रहा है। तो अगर 1 मार्च को ये प्रस्तुत करेंगे तो चुनाव लगभग हो चुका होगा। और अगर सरकार मार्च से पहले चुनाव कराना चाहती है पूर्ण रूप से, या मार्च के बाद चुनाव कराना चाहती है, तो ये अब सरकार को तय करना है। इसके लिए समाजवादी पार्टी जवाबदेह नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी का जो ये पूरा लक्ष्य है कि पीडीए के लोगों को हक अधिकार किस तरह दिया जाए, और ये हक आज क्यों बोलना पड़ रहा है, आज क्यों इसके लिए लड़ना पड़ रहा है, क्योंकि डबल इंजन की सरकारों ने लूटमारी की, लोगों के हक अधिकार को छीना, नौजवानों की नौकरियों को पता नहीं कहां पे ले जाके गिरवी रख दिया। इसलिए ये पूरी तरीके से पीडीए के लोग लगातार इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। सरकार को निश्चित तौर पे अब आंकड़ों की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि परिसीमन होना है, और परिसीमन 20 साल पे जो होता है उसके आधार पे अब ये तय करना है कि कौन सी लोकसभा पे कितने आबादी के हिसाब से रहेगा, और कौन सा कहाँ पे क्या परिसीमन में रिजर्वेशन रहेगा या नहीं रहेगा, किन सीटों को छोड़ा जाएगा, रिक्त किया जाएगा। तो नहीं नहीं उसके लिए मनोज जी, सरकार के पास मैं आपको रोक रहा हूं। अभी आपने कहा कि छात्रों को नौकरी नहीं दे पा रही है। अभी मैंने परसों 2 तारीख को, जिस दिन पूरे प्रदेश में बेरोजगार छात्रों ने लगातार धरना किया था, शिक्षा मित्रों ने किया था, और अभी भी शिक्षक भर्ती को लेकर प्रयागराज में धरना चल रहा है। तो धरना से जुड़े हुए एक सज्जन है अमरेंद्र पटेल, जो लगातार 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए लगातार पिछले 5 सालों से आंदोलन कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट से मुकदमा भी जीत चुके हैं कि उसमें ओबीसी और दलितों को आरक्षण ढंग से नहीं मिला है। वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। तो उन्होंने एक बड़ी बात रखी और एक इंटरव्यू में कहा, और वो इंटरव्यू काफी चल रहा है हमारे चैनल पे, कि मैं अनुरोध करूंगा अखिलेश यादव जी से कि भैया वो ट्विटर पे सहयोग दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो जमीन पर आए, हम लोग के साथ आंदोलन करें, और हम लोग के साथ वो जिस दिन जेल जाएंगे तब ये सरकार हम लोग को हक देगी। सोशल मीडिया पे अखिलेश जी तो बहुत सहयोग दे रहे हैं, लेकिन जमीन पे हमारे आंदोलन पे जुड़े और हम लोग के साथ आंदोलन करें और जेल भरो आंदोलन शुरू करें। जब तक विपक्ष और खासकर अखिलेश जी जेल भरो आंदोलन नहीं शुरू करेंगे, ये सरकार नहीं जगने वाली है। अब चूंकि कल मैं आपसे बात नहीं कर पाया और परसों रात को काफी देर में इंटरव्यू किया था मैंने, इसलिए ये महत्वपूर्ण सवाल है कि एक अमरेंद्र पटेल और 69,000 शिक्षक भर्ती के छात्र, आपको पता है, पिछले 5 साल से आंदोलन कर रहे हैं। तो उनकी इस मांग पे आप लोग क्या फैसला लेंगे? निश्चय ही बड़ी बात है, और समाजवादियों ने सदैव आंदोलन किया है। हम कभी अनशन पे नहीं बैठते हैं, सदैव आंदोलन करते हैं। ये समाजवादियों की प्राथमिकता है, पहचान है। लेकिन इस बात को भी समझना पड़ेगा कि चाहे वो किसानों का आंदोलन हो या नौजवानों का हो,
69,000 का हो, 68,000 का हो, कभी भी समाजवादी पार्टी अपना प्रतिनिधि जरूर भेजती है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है उस तरह उसको इन्वॉल्वमेंट नहीं करते, क्योंकि सरकार को बहुत तगड़े से ये मौका मिल जाता है कि इसमें तो राजनीतिक पार्टियों का पूरी तरीके से इन्वॉल्वमेंट हो गया। इस वजह से सरकार उन धरना आंदोलनों को कमजोर करने का प्रयास करती है। लेकिन फिर भी चूंकि अगर स्टूडेंट की मांग है तो नहीं पार्टी नहीं, एक हमारा मिनट, नेतृत्व। आपने जो बोला तो अखिलेश जी ने तो खुल के लिखा कि पीडीए का मतलब है कि हम प्रदेश के हर पीड़ित के साथ खड़े हैं, जिन बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिल रही, अगर वो आंदोलन कर रहे हैं तो उनके साथ हम मजबूती से खड़े रहेंगे। क्या आरोप क्या लगा रहे हो? हम तो हर पीड़ित के साथ प्रदेश के खड़े ही हैं, चाहे छात्र हो, चाहे वो महिला हो, चाहे किसी को इलाज नहीं मिल रहा है, किसी को न्याय नहीं मिल रहा है, किसी की जमीन पे कब्जा हो रहा है, तो हम हर नहीं किसी देखिए, को रोजगार नहीं मिल रहा है। ये बात पाठक जी सभी को पता है कि अत्याचार तो सब पे है। और अत्याचार क्या हम बच गए या आप बच गए या हमारे नेता बच गए या हमारी पार्टी बच गई? अत्याचार तो सब पे, नौजवानों पे, महिलाओं पे। अभी सिंदूर को लेके जिस तरीके से एक भावनात्मक रूप से आ, चीजें की गई, तो वो भी एक अत्याचार की श्रेणी में ही आता है। और जिस तरीके से आ, बातें सामने आई, कहा सुना गया, वो भी एक बहुत ही विकट स्थिति थी। मैं उस बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि सरकार और बीजेपी कुछ खेला करना चाहती थी लोगों की भावनाओं और लोगों के तमाम जन्मांतर के रिश्तों के साथ। तो निश्चय ही ये बात बिल्कुल सत्य है कि हर समाजवादी पार्टी हर पीड़ित के साथ खड़ी है। लेकिन एक कि नौजवानों को, छात्रों को खुल के समाजवादी पार्टी के साथ आना पड़ेगा। हम तो उनके साथ खड़े हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जिसकी वजह से आज नौजवानों को और तमाम सारे युवाओं को तकलीफ उठानी पड़ रही है। उसका एक उदाहरण मैं देता हूँ। समाजवादी पार्टी ने जो तमाम सारे शिक्षा मित्र थे उनको परमानेंट कर दिया था। सहायक अध्यापक के रूप में हमारे नेता ने उनको पहली सैलरी दी थी। और मैं उस बात का प्रत्यक्षदर्शी, प्रत्यक्ष गवाह रहा हूं कि अंबेडकर यूनिवर्सिटी के अंदर जो हॉल बना है वहां पे बुला के सबको दिया गया। और मुझे अच्छा सा उनके भाषण भी याद है, उन्होंने क्या क्या उन नौजवानों के लिए जो सहायक अध्यापक बने थे उन सब के लिए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की एक बात कि हमने उनको 3,000 से 39,000 तक हम पहुंचा के लाए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि ऐसा है शिक्षा मित्रों, हम आपके साथ और अच्छा करेंगे, और अच्छा करेंगे। तो उनको अच्छा ये था कि 39,000 से 40,000 से पुनः उनको 10,000 पे लाके खड़ा कर दिया। तो अब इन नौजवानों को, चाहे वो शिक्षक के रूप में हो, बेरोजगार के रूप में हो, नौजवान के रूप में, युवाओं के रूप में हो, या छात्र छात्राओं के रूप में हो, उन सब को समाजवादी पार्टी के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ा होना पड़ेगा। हमारे नेता की बात को समझना पड़ेगा, क्योंकि हम तो आपके लिए कलेजा निकाल के रख देते हैं, और आपको जब वोट डालने का नंबर आता है तो आप पता नहीं कहाँ कहाँ बहक जाते हैं, किन किन बातों पे बहक जाते हैं। इस बात को भी मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपके चैनल के माध्यम से तमाम युवाओं से कह रहा हूँ। बहुत सारे शिक्षा मित्रों ने बीजेपी को वोट दिया, और सिर्फ इस लालच में कि अखिलेश यादव जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए कहा था, तो उन्होंने 3,000 से 39,000 कर दिया। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि और अच्छा किया जाएगा, तो सब आ गए। और अच्छा ये हो गया कि उठा के 39,000 से 10,000 पे कर दिया, और उनको सहायक अध्यापक का जो उनको तमका मिला था वो भी खत्म हो गया। तो ये सारी चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। उसमें बहुत सारे लोगों की जानें चली गई, लोग फांसी लगा लिए, सुसाइड कर लिए, और बहुत सारी समस्याएं हुई। ये मुझे भली बात ही पता है, आपको भी पता है उत्तर प्रदेश में। और कोरोना के दौरान जिला पंचायत के चुनाव में जिस तरीके से शिक्षकों की जान गई उस चुनाव में, वो भी बातें मुझे बहुत भली बात मालूम है। सैकड़ों लोगों की जानें चली गई थी। तो इन लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा, सारे भावों से अलग हटकर समाजवादी पार्टी की सरकार को लाना पड़ेगा। और समाजवादी पार्टी और समाजवादी के लोग जो वादा करते हैं उस वादा को पूरा करते हैं, यही हमारी पहचान है। हम छल बल और लोगों के साथ दुष्टता का कार्य कभी नहीं करते हैं, ये बात सभी को मालूम है। लेकिन फिर भी जिस तरीके से मैंडेट 2024 में आम जनमानस ने दिया है, उसमें सबका योगदान है, सबको धन्यवाद है। आज सरकार अगर सुनने के लिए खड़ी है, आज सरकार अगर आप धरना दे पा रहे हैं सरकार के खिलाफ, तो उसके पीछे कारण यही है कि सरकारें कमजोर हुई हैं।
सरकारों के पास इतनी ताकत नहीं है कि सरकार आपके धरना आंदोलन को उठा के खत्म कर सके। इसलिए मैं इतना जानता हूँ, मानता हूँ कि छात्र नौजवान पूरी शिद्दत से, ताकत से समाजवाद को, समाजवादी विचारधारा को और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बातों पर विश्वास करके हमारी सरकार लाएंगे और हम उनका पूर्ण रूप से भला करेंगे। जाति जनगणना को लेकर जो बातें आपने कही है वो बात मैं स्पष्ट हूँ और बहुत बेबाकी से कह रहा हूँ कि जाति जनगणना की ये सरकार करा रही है, लेकिन होशियार रहने की जरूरत है। हर गांव को, हर नगर क्षेत्र को, जिला क्षेत्र को, कि कहीं ऐसा ना हो ये सरकार हेरा फेरी कर दे, क्योंकि ये सरकार हेरा फेरी वाली सरकार है। हारते हुए चुनाव जीत जाती। मैं आज ही के दिन का देख रहा हूँ कि किसी चैनल पे कोई वो ट्विटर पे चल रहा था कि अ, हम इंडिया गठबंधन 100 265 पे था और ये 230 पे थे और हम 265 के ऊपर जा रहे थे, अन्य अलग थे। और परिणाम बदलते बदलते शाम तक परिणाम ये बदल गया कि हम लोग नीचे हो गए और वो ऊपर चले गए। अभी आप ये कहेंगे ये तो चुनाव है, ऐसे परिणाम आ जाते हैं। ऐसा अमूमन होता नहीं है, वो सब धीरे नहीं, धीरे आपने रिजल्ट क्लियर हो आपने जाते हैं। मनोज जी अच्छी बात याद दिलाई। 4 जून 2024 को जनादेश आया उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने मोदी, शाह और योगी को बुरी तरह पराजित किया और आज मोदी जी गठबंधन की सरकार चलाने के लिए विवश है। ये सच था कि आप 44 सीटें 80 में 44 जीत गए अगर चंद्रशेखर आजाद को जोड़ लें, लेकिन उसके बाद 10 विधानसभा चुनाव उपचुनाव होते हैं। 10 में से 4 आपके पास थी, लेकिन उसमें भी तो आप हार जाते हैं। भाजपा 8 जीत जाती है और जिस अयोध्या में अवधेश प्रसाद जी ने भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी को हराया, जिस सीट पे लगातार उनका अवधेश प्रसाद जी का कब्जा था, वो वहां पे भी आप चुनाव हार जाते हैं। तो ऐसा कैसे हुआ कि जून में तो जनता आपके साथ थी और उपचुनाव आते आते जो है वो जनता का मोह भंग हो गया इंडिया गठबंधन से। नहीं, देखिए कोई मोह नहीं भंग हुआ है, वो सारी बातें स्पष्ट हैं। दरअसल में सरकार अयोध्या भी ना हारती अगर सरकार जो हमारे प्रत्याशी थे उनका अगर मार्जिन कम होता तो अयोध्या को भी वो हरा देते। बहुत स्पष्ट सी बात थी। और हम 44 सीटें नहीं जीते हैं चंद्रशेखर जी को मिलाकर, अगर आप जोड़ेंगे तो हम लगभग 55 से ज्यादा सीटें जीत रहे थे। 55 से ज्यादा। उसमें हर सीट का अपना एक कैलकुलेशन था और जो सीटें जबरदस्ती हराई गई, चाहे फर्रुखाबाद की सीट रही हो, चाहे बांसगांव की सीट रही हो, चाहे और भी पूरे प्रदेश में मुझे याद आ रहा है वो सीट अलीगढ़ की सीट थी। वो सारी सीटें जो 5,000, 8,000, 7,000 से बीजेपी जीती है। और पूरे देश में उन्होंने जो एक क्वेश्चन जो बहुत छोटे नंबर से, जैसे आपको याद होगा महाराष्ट्र में एक सीट एक वोट से इंडिया गठबंधन जीत गया था और बाद को उसको पता नहीं कैसे हरवा दिया गया। मतलब वो बहुत सारी चीजें ऐसी करी हैं मौजूदा सरकार ने जो लगभग 230 सीटें मैं बता रहा हूं कि जो चल रहा था दोपहर का आंकड़ा वो घट के 200 भी ना बचता एनडीए का। लेकिन चूंकि वो एक गेम किया गया, चूंकि बहुत बाजीगर टाइप के लोग हैं तो वो चीजें करते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जाति जनगणना भी बहुत होशियारी से करानी पड़ेगी सरकार के नेतृत्व में, चूंकि ये सरकार कम वालों को ज्यादा, ज्यादा वालों को कम करने में माहिर है। और अगर ये बात जनता नहीं भली बात समझी तो चूंकि ये एक दशक में जाति जनगणना होती है या जो आपकी जनगणना देश की होती है एक दशक में, तो वो सारी चीजों को खिलवाड़ करने में बीजेपी बहुत माहिर है। डर सिर्फ इसी बात का है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है कि बीजेपी को सरकार मिले या बीजेपी सत्ता में कभी ना आए, इस बात से हमारा कोई सरोकार नहीं। बीजेपी भी सत्ता में रहे, बीजेपी को भी हक है कि बीजेपी को सत्ता मिलनी चाहिए, लेकिन डर इस बात का है कि बीजेपी आंकड़ों को खराब करती है, सिस्टम को खराब करती है, जो संवैधानिक ढांचा है उसके साथ खिलवाड़ करती है, जो आने वाले समय में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हो जाएगा। इसलिए हम ये मान के चलते हैं, समाजवादी लोगों का ये मानना है कि जाति जनगणना हो तो पूरी ईमानदारी के साथ हो, बेईमानी के साथ ना हो। चूंकि हेरा फेरी से सरकार बना सकते हो तो हेरा फेरी से जाति जनगणना भी करवा सकते हो। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है जो मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को बता रहा हूँ जी। मनोज जी, एक बात, आज एक और नया डेवलपमेंट आया है, सुनने में आ रहा है कि आम आदमी पार्टी ने आधिकारिक रूप से इंडिया गठबंधन को छोड़ दिया है।
और ये बताया जा रहा है कि उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ऐसे बयान देते हैं जिससे कि एनडीए मजबूत हो जाए। वो ऐसे बयान इसलिए देते हैं कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ जो नेशनल हेराल्ड वाला मुकदमा उसमें उनको राहत मिल जाए। तो क्या, और एक तो ये बयान है कि भाई आम आदमी पार्टी हट गई, और आम आदमी पार्टी से आपकी पार्टी के बड़े अच्छे संबंध है। दूसरा, सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद लगातार मतलब समाजवादी पार्टी के नेताओं को चैलेंज कर रहे हैं। तो ये कैसे माना जाए कि 2027 तक आपको और कांग्रेस का गठबंधन रहेगा कि नहीं रहेगा? ये एक, क्योंकि एक बड़ा आम आदमी पार्टी ने आज अधिकृत रूप से इंडिया गठबंधन से अपने आप को अलग कर लिया। देखिए, एक बात स्पष्ट कर दूं कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के विधानसभा में अकेले लड़ने के लिए सक्षम है। हमें आवश्यकता किसी की नहीं है। लेकिन चूंकि एक इंडिया गठबंधन है और समाजवादियों का हमेशा से ये कहना रहा है कि वो गठबंधन धर्म का पालन सदैव करते हैं, और खासकर हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी सदैव ही गठबंधन जब भी किया तो उन्होंने पूरा निभाया। चाहे वो आदरणीय बहन जी के साथ गठबंधन रहा हो या छोटे जो दल और रहे उनके साथ गठबंधन रहा हो। हम इस बात को लेके पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं कि गठबंधन में जो दल हमारे हैं हम उनका सहयोग लेंगे और उनको साथ में चुनाव लड़ेंगे। जो गठबंधन दल के धर्म को नहीं निभाना चाहता, वो अगर अकेले लड़ना चाहता है तो उसका स्वागत है। उसके लिए समाजवादी पार्टी किसी को बाध्य नहीं करेगी। इमरान मसूद की बात जो आपने की, इमरान मसूद जी को एक बीमारी लग गई है बड़े नेता बनने की। वो बड़े नेता बीजेपी से लड़के नहीं बनना चाहते, क्योंकि उनके कई सारे केसेस हैं जो बीजेपी रडार पे है। उनकी सदस्यता भी जा सकती है। अभी हाल फिलहाल आपने देखा होगा कि अब्बास अंसारी की सदस्यता चली गई हेट स्पीच मामले में। तो इस तरह की कई सारे बयानात इमरान मसूद के आर्काइव में हैं, आपने सुने होंगे, उन पे मुकदमे हुए हैं, तमाम सारे की बातें हैं। तो इमरान मसूद डरते हैं भाजपा से, इसलिए समाजवादी पार्टी पे लगातार अटैक कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी को चिंता है उत्तर प्रदेश के पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की, जिनके साथ इस सरकार ने, खासकर डबल इंजन की सरकार ने बहुत बड़ा अत्याचार किया, जान का, माल का, नहीं नहीं, और जिस तरीके से भी। आप सर आप ये कह रहे हैं कि इमरान मसूद जो उनके खिलाफ हेट स्पीच को लेकर मुकदमा चल रहा है, इस वजह से वो डरे हुए हैं कि उसमें सजा ना मिल जाए, इसलिए कांग्रेस और सपा गठबंधन तोड़ने की बात कर रहे हैं ताकि भाजपा को फायदा हो जाए। बिल्कुल, 100%। इसके अलावा दूसरी कोई बात नहीं। और उनपे कई मुकदमे हैं, बीजेपी का उनपे दबाव है, बीजेपी उनको जेल भेजने के फिराक में है, और वो इसीलिए लगातार इस तरह की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं इतना पूरी ईमानदारी से कह सकता हूं कि अ, गठबंधन बड़ा है और बड़ी लड़ाई है। किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति की लड़ाई को बचाए रखने के लिए या उसको सेव करने के लिए हम इंडिया गठबंधन की लड़ाई को छोटा नहीं करना चाहेंगे। इमरान मसूद के लिए मेरी इतनी ही सलाह है कि कांग्रेस उन पे लगाम लगाए। अगर नहीं लगाएगी तो जनता लगाम लगा देगी, इसमें दो राय नहीं है। और जिस तरीके से बयानात उनकी तरफ से आते हैं, वैसे समाजवादी पार्टी के किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति के बयान नहीं आते हैं, चाहे वो हमारे नेता हों, चाहे हमारी पार्टी के नहीं तमाम नहीं, ये सारे क्या बात लोग कर हों, रहे हैं? किसी के आपके भी एक बयान नहीं। विधायक हैं आसू मलिक, वो हमेशा आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ दिखाई देते हैं। अपने क्षेत्र में कम, हमको लगता है आसू मलिक जी अखिलेश यादव के साथ ज्यादा दिखाई देते हैं। वो लगातार चैलेंज कर रहे हैं कि इमरान मसूद में ऐसा करो, इस्तीफा दे दो और अकेले चुनाव लड़ो दोबारा, पता चल जाएगा। देखिए, इमरान मसूद से चैलेंज करना एक बात है, और इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की बात करना दूसरी बड़ी बात है। तो हमारी पार्टी के किसी नेता ने ये नहीं कहा है कि हम इंडिया गठबंधन में नहीं जा रहे हैं। हम इसकी बात कर रहे हैं। हम किसी तरीके की सीट शेयरिंग को लेके अभी बात नहीं कर रहे हैं। हमारे नेता कोई बयान इस तरह की नहीं दे रहे हैं। और जो रिस्पेक्टेड मोड होगा, जो रिस्पेक्टेड सीट्स होंगी, वो हमेशा गठबंधन को दी है समाजवादी पार्टी ने। किसी का परफॉर्मिंग हो ना हो, ये अपनी जगह एक बात हो सकती है। लेकिन चूंकि समाजवादी पार्टी को 2027 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनानी है, तो उसके हिसाब से पूरी ताकत से हम काम कर रहे हैं। जो लोग अपनी इंडिविजुअल राजनीति के लिए गठबंधन को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे नेताओं पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो हमारे दल के हों अथवा कांग्रेस के हों। जी। चलिए सर, मतलब आपने बड़ी मजबूती से अपनी बात रखी, लेकिन मैं यही कहूंगा कि
अभी जो है वो चुनाव में 17 महीने का समय बाकी है, और जिस तरह से कांग्रेस के नेता और आपके नेताओं के बीच में वाक युद्ध चल रहा है, ये देखना है कि गठबंधन रहता कि नहीं रहता है, ये बड़ी बात है। तो गठबंधन रहेगा, इसके लिए आप निश्चित रहिए। समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस का गठबंधन उत्तर प्रदेश में रहेगा, लेकिन शर्तें, चीजें हमारे नेतृत्व तय करेंगे, ना कि पार्टी के कोई नेता या प्रवक्ता तय करेंगे। ये बात टीवी चैनल पे बोलने से पहले सबको सोच के बोलनी चाहिए, चाहे वो हमारी पार्टी के नेता प्रवक्ता हो या कांग्रेस के। हमारा नेतृत्व तय करेगा कौन कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेगा, वो कांग्रेस के नेतृत्व के ये साथ बैठ हमारा के तय नेतृत्व करेगा। मतलब कौन, सपा का नेतृत्व की सपा और कांग्रेस का कंबाइंड नेतृत्व? नहीं, कंबाइंड नेतृत्व तय करेगा बाबा। हमारे हमारे नेता इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं, कभी नहीं करते हैं। और हमारे नेता इस देश के बहुत शानदार लीडर हैं। उन्होंने राजनीति की हर भाषा को पढ़ा है, समझा है, जाना है। और वो कहते हैं नहीं, उथलेपन की बातें करना हमारे नेता की प्रवृत्ति कभी नहीं रही है। वो जो लोग बोलते होंगे वो बोलते होंगे। समाजवादियों का और खासकर हमारे नेता अखिलेश यादव जी का ये बहुत बेहतरीन गोल्डन रिकॉर्ड है कि उन्होंने गठबंधन धर्म को सबसे बेहतर निभाया, अब तक सबसे बेहतर निभाया। ये बात इतिहास के पन्नों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में दर्ज है। उसके लिए मेरे शब्द अगर होंगे तो वो छोटे होंगे, कम होंगे, तो इसलिए मैं उन बातों का जिक्र भी करना नहीं चाहता। मैं इतना जानता हूं कि उत्तर प्रदेश की महान जनता को ये विश्वास है कि अगर उनका कोई रहनुमा है जो उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है, जो उनके लिए जमीन पे उतर चुका है, जो उनके लिए इस बीजेपी जैसी आताताई सरकार से प्रतिदिन दो दो हाथ करने के लिए तैयार रहते हैं, तो वो आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, दूसरा कोई नेता नहीं। इस बात को कहने में मुझे कोई संकोच नहीं। चलिए मनोज जी, आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।